बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद दुसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले वाले सेशन में हमने प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम लैंग्वेज के मतलब काफ़ी कुछ सीखा, उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखा और जो कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस थी उनके बारे में डिटेल से देखा। आज के सेशन में हम एक मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है सी, उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखने का तरीका है या जो उसके अंदर चीज़ें शामिल होती हैं एक प्रोग्राम के स्टेटमेंट को लिखने में, उनको डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सी से हम जो प्रोग्राम लैंग्वेज की एक टाइप है सी, जो बहुत पॉपुलर रही अपने टाइम के अंदर, अब उसी से ही आगे जो लेटेस्ट वर्जन सी प्लस प्लस जावा या बाकी जो लैंग्वेजेस जो मौजूद है। तो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं सी प्रोग्राम लैंग्वेज की। और आपको जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सी प्रोग्राम लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको एक एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज बनाने के लिए आपको एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज पर कन्वर्ट करता है। तो काफी सारे जो सी कंपाइलर हैं वो अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, जो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सी प्रोग्राम में जो प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मेन फंक्शन जो है वो ऐड करना पड़ता है, जिसको मेन और इसका ब्रैकेट में कहा जाता है, एक फंक्शन कहा जाता है। अ फंक्शन इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। यानी कि आपने जो भी कोड्स लिखने हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है, उन सब को आपने इस तरह ये एक मेन फंक्शन के अंदर लिखना है। स्टार्ट में आपको ये कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपने ऑपरेशंस लिखेंगे तो वो कंपाइलर समझेगा कि यहां से आपका कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। द मेन फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम फर्स्ट एग्जीक्यूटेड। जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो बाकी फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, जो बिल्ट इन भी हो सकते हैं, जिसको आपने लिखा भी होगा। अब उन स्टैंडर्ड फंक्शंस को जो मेन के अंदर लिखे जाएंगे उनको कंपाइलर तक पहुंचाने के लिए आपको एक हेडर फाइल जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल को अब जरा हम देख लेते हैं। हेडर फाइल जो होती है ये कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है टू परफॉर्म अ टास्क। ये कंपाइलर के अंदर ही बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं मौजूद होते हैं और हर फंक्शन एसोसिएट होता है फॉर अ सर्टेन टास्क, एक खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारी हेडर फाइल्स है और हर एक हेडर फाइल डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। हर हेडर फाइल के जो फंक्शंस हैं वो उनकी तादाद भी डिफरेंट होती है। अब कम से कम एक हेडर फाइल लाजमी रिक्वायर्ड है एक प्रोग्राम के अंदर, लेकिन एक से ज्यादा हेडर फाइल्स हैं वो भी ऐड की जा सकती हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन के बाद हेडर फाइल कॉल होती है और उसके बाद जो बाकी जो आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो ऐड होगी। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है, जिससे पता चलता है कि ये एक हेडर फाइल है और उसको उसकी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो #include होता है, जो हम लगाते हैं। फिर आपकी हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड होती है और उसको एक कोड जो है वो कंसीडर किया जाता है। हेडर फाइल आमतौर पर इंक्लूड सब डायरेक्टरी के साथ उसके अंदर स्टोर होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, जैसे आपने एक हेडर फाइल है stdio और ये देखिए .h, तो ये एक हेडर फाइल है। इसको आपने दो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ और स्टार्ट में आपने #include लिखा है, विच मींस कि ये जो सब डायरेक्टरी इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर जो फाइल है वो एक हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल जो इंफॉर्मेशन होती है, डिक्लेरेशन होती है किसी एक ग्रुप ऑफ फंक्शन की, जैसे कि stdioh.h। आगे हम कुछ हेडर फाइल के एग्जांपल्स भी देखते हैं कि कौन सी हेडर फाइल किसके लिए होती है। जैसे stdioh जो है हेडर फाइल, ये डिक्लेरेशन होती है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। आप देखिए std स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन जो भी अवेलेबल होंगे सी के अंदर उसके लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह math ये डिक्लेरेशन होती है मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए। जब आप मैथमेटिकल फंक्शंस जो सी के अंदर आप इस्तेमाल कर लेते हो उसके लिए आपको ये हेडर फाइल आप इसको लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वर्ड्स जो होते हैं ये हर वर्ड एक स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व किया जाता है, यानी कि हर वर्ड के पीछे एक फंक्शन होता है जो उसको परफॉर्म करता है। इसके लिए हम इसको रिजर्व वर्ड कहते हैं। ईच की हर की का एक फिक्स मीनिंग है और वो चेंज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक ब्रेक ऑप्शन है, तो इसका मतलब किसी जो ऑपरेशन है उसको ब्रेक करना है। अब इसके मीनिंग को एक यूजर जो चेंज नहीं कर सकता, ये फिक्स है। और
इनको आप अगर देखेंगे तो सभी को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, किसी को भी अपर केस में नहीं लिखा जाता। सी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 32 कीवर्ड्स होते हैं जो आपके सामने इस टेबल के अंदर मौजूद है, और हर एक रिजर्व वर्ड का एक अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, सेकंड होता है जी मेन फंक्शन, और लास्ट में होता है बॉडी ऑफ द मेन और आगे करली ब्रैकेट। यानी कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करता है मेन फंक्शन, लास्ट में बॉडी हेडर होता है। अच्छा, अब इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। द इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी कि जो मेन फंक्शन है जिसको आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, जो आपने प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, उसको स्टार्ट करवाने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। या यूं आप कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है ये कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन देता है कि इससे आगे, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के आगे जो है वो मेन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये इंटीमेशन होती है कंपाइलर के लिए, इंडिकेशन होती है कंपाइलर के लिए कि कहां से जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट होता है। इनको हम कंपाइलर, इसी वजह से कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं, और ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली फॉर द कंपाइलर होती हैं, कंपाइलर को बताने के लिए कि यहां से जो फंक्शन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये आमतौर पर हैश सिग्नेचर के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन एक्सेट्रा। यानी कि जिसके स्टार्ट में हैश का साइन होगा तो हम समझेंगे कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये जाके जैसे कि आप समझें कि ये एक प्रोग्राम है रन होने जा रहा है, तो इस जगह पर आप समझे कि यहां पर ये कंपाइलर है एक गेट की सूरत में। तो सबसे पहले ये जो पर्सन है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये कंपाइलर के अंदर एंटर होगा और उसको बताएगा कि इसके पीछे पीछे जो है वो जो मेन कोड है, सोर्स कोड है वो आ रहा है, और कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हम या वो भी देखेंगे। द हैशटैग इंक्लूड, अब इस डायरेक्टिव की बात करें हम, हैशटैग इंक्लूड डायरेक्टिव की, ये एक्सटर्नल हेडर फाइल को प्रोसीड करता है कंपाइलर की तरफ। यानी कि इसके अंदर, इसका मतलब ये होता है, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर मतलब ये होता है कि इसके आगे जो फाइल है वो हेडर है, वो बता रही है कि जो उसके आगे हमने सोर्स कोड लिखा उसका मकसद हमारा क्या है, उसको हम बताएंगे। और वो जो हेडर फाइल होती है उसको हम इस तरह जो एंगल ब्रैकेट होती है उसके अंदर जो है वो लिखते हैं, और एंगल ब्रैकेट ये इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर हेडर फाइल जो वो कंटेन कर रही है। मिसाल के तौर पर ये आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास हैशटैग इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और इसके आगे आप देखिए कि हमारे पास जो है वो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, और इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो वो हेडर फाइल है वो फिर हेडर फाइल आएगी, और डॉट हेडर फाइल की एक्सटेंशन है जो एच है, और उसके बाद जो एंगल ब्रैकेट है वो बंद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हैशटैग इंक्लूड्स studio.h, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पहली जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो इंक्लूड है, उसके बाद studio.h जो हेडर फाइल है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और conio.h ये जो है वो प्री हेडर फाइल है। अच्छा जी, अब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले ये स्टूडियो जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, studio.h है। अब स्टूडियो स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर है, ये इंक्लूड करता है इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, यानी कि कौन सा इनपुट या आउटपुट फंक्शन आ रहा है, इनपुट की तरफ से कौन सा फंक्शन आ रहा है, और आउटपुट पे आप कौन सा फंक्शन जो है वो प्रोग्राम के लिए देंगे। दूसरा जो हेडर है दैट इज conio.h, ये स्टैंड करता है कंसोल इनपुट आउटपुट। Console, CON stand for console, I and O for input and output. File used in C programming contains a function for console input output. Some of the most commonly used function of the are अच्छा, ये जो है वो कंसोल जो उसके साथ अटैच किए होते हैं अपने हार्डवेयर के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी इनपुट या आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे कलर स्क्रीन, गेट चैनल, ये फंक्शंस है जो कलर स्क्रीन, चेंज कलर, यानी कि कलर को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट को मूव करने के लिए, इफ की इज प्रेस्ड, ये चेक करने के लिए कि क्या आप की प्रेस है या नहीं, इन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ जाता है मैथ.h,
ये जो हेडर है ये परफॉर्म करता है जी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, यानी कि इस प्रोग्राम को आप इस हेडर को आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई नंबर्स, वैल्यू नंबर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं लोगारिथम को, या तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनको ऑपरेट करना चाह रहे हैं, साइन कोसाइन या टेन वगैरह या किसी एंगल को मतलब ये कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो तब आप ये वाला जो math.h वाला हेडर है ये इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी string.h। ये स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग लाइब्रेरी जो है सम यूजफुल फंक्शन फॉर वर्किंग विद स्ट्रिंग्स लाइक, ये आगे स्ट्रिंग्स की कुछ टाइप्स हैं, यानी कि हम स्ट्रिंग्स जो है उसको कॉपी करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, कलर करने के लिए, ये स्ट्रिंग डायरेक्टरी के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग डायरेक्टरी के आगे फर्दर मजीद कुछ फंक्शंस हैं जो डिटेल आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं किसी आईडी के साथ इंटीग्रेटेड जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस डायरेक्टरी के अंदर काफी सारे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, आगे जी मेन फंक्शन जो हमने सबसे पहले बात की कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम राइट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप मेन फंक्शन ऑपरेट कराएंगे। दिस फंक्शन मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन एवरी सी प्रोग्राम। द मेन फंक्शन इज द पॉइंट वेयर सी प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब तक आप ये मेन ब्रैकेट ये वाली चीज टाइप नहीं करेंगे, विच मीन कंपाइलर को ये इंडिकेट नहीं होगा कि कहां से सी प्रोग्राम का कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन का काम ये है ये कंपाइलर को इंडिकेट करे या ये स्टार्टिंग ऑफ द मेन सोर्स कोड की इंडिकेशन होता है। द वर्ड मेन इज फॉलोड इन द कोड बाय अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, इनके ब्रैकेट्स के साथ ये स्टार्ट होता है और इसके साथ ब्रैकेट अगर इंक्लूड ना की जाए तो इसको मेन फंक्शन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। अगर ये चीज ऐड ना हो तो आप एग्जीक्यूट करने के दौरान एरर मैसेज यानी कि बग जो है वो एग्जीक्यूशन के दरमियान आ जाएगा, इसके बगैर जो है वो सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लें ये एक प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए स्टार्ट में आपको सिंटैक्स के अंदर मेन फंक्शन का किस तरह करेंगे, आप सबसे पहले मेन लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट लिखेंगे, करली ब्रैकेट मीन किस क्या क्या प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी आपका सोर्स कोड होगा, और लास्ट में करली ब्रैकेट को बंद करेंगे विच मीन आपका सोर्स कोड यहाँ पर खत्म हो गया। तो देखिए स्टार्ट सोर्स कोड के स्टार्ट करने से पहले आपको मेन फंक्शन जो वो देना पड़ेगा जो इंडिकेशन होती है स्टार्ट ऑफ द फंक्शन के लिए। अब बॉडी ऑफ मेन की बात करें कि मेन फंक्शन के अंदर जो आप बॉडी लिखेंगे सोर्स कोड की, तो आफ्टर द पैरेंथेसिस मेन फंक्शन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट विद एन ओपनिंग करली ब्रैकेट। इन करली ब्रैकेट से ये स्टार्ट होगी, क्लोजिंग करली ब्रैकेट से खत्म होगी। व्हेन द फंक्शन एग्जीक्यूटेड द इंस्ट्रक्शन रिटन विद इन दिस टास्क, जो इस करली ब्रैकेट के अंदर जो टास्क लिखे जाएंगे, इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाएंगी वो असल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्पेसिफिक जो ऑपरेशन है, स्पेसिफिक जो टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं जी स्टेटमेंट्स। सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सी स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन एक्चुअली प्रोड्यूस सम इफेक्ट्स, यानी कि जो करली ब्रैकेट के अंदर जो आप कुछ लिखेंगे वो असल में एग्जीक्यूटेबल इफेक्ट्स होंगे, यानी कि उस स्टेटमेंट का कोई ना कोई असर होगा। उस स्टेटमेंट की वजह से जो सिस्टम है, जो आपका सीपीयू है, वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये असल में वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर के एक्शन लेने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, ये फंक्शन है और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को जनरेट किया गया है कि हेलो वर्ल्ड की जो स्टेटमेंट है उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाए। अच्छा जी, उसके बाद सी स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मली लोअर केस में लिखी जाती है और हर स्टेटमेंट एंड होती है सेमीकोलन के साथ, यानी कि हर स्टेटमेंट के एंड के पे एक सेमीकोलन होता है। ओके जी, अब बात कर लेते हैं जी कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं जी? A comment is an explanation or description of a source code of the program, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन होती है। आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं तो उसके साथ आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं कि उस सोर्स कोड का या उस लाइन का मतलब क्या है। ये डेवलपर को उस कोड का लॉजिक या उस कोड की जो जरूरत क्यों महसूस हुई वो समझने की जो मदद देता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है कि उस कोड का या उस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम है वो अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर उसको देखता है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। और एक और चीज याद रखिए कि ये जो कमेंट्स होते हैं ये असल में एक्चुअल जो प्रोग्राम होता है उसका हिस्सा नहीं होते, ये एक्सक्लूडेड होते हैं। इसकी कुछ जो है वो इंडिकेशन है, मैं आगे आपको बताता हूं। उस इंडिकेशन को जब हम अटैच
अटैच करते हैं तो कंपाइलर ये समझ जाता है कि इस इंडिकेशन के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कमेंट्स हैं, वो सोर्स कोड का हिस्सा नहीं होते। तो इस तरह कमेंट्स जो वो सोर्स कोड का हिस्सा नहीं होते, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन होती है फॉर द प्रोग्रामर। वो अपनी मदद के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि उन्होंने जो सोर्स कोड या स्टेटमेंट लिखी है उसका मतलब क्या है। अब जो कमेंट्स हैं ये असल में दो तरह के होते हैं। पहला है जी सिंगल लाइन कमेंट। एक सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन जो कमेंट है वो 2 स्लैशेस के साथ स्टार्ट होता है। ये जो 2 स्लैशेस है इनके साथ स्टार्ट होता है। तो जहां पर ये 2 स्लैशेस आ जाती हैं उसका मतलब ये होता है कंपाइलर समझ जाता है कि इसके आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कमेंट है और सोर्स कोड का हिस्सा और नहीं है। और एंड करने के लिए भी इसके आगे जो वो 2 स्लैशेस जो है वो ड्रॉ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें और याद रखिएगा कि ये सिंगल जो लाइन कमेंट उसकी बात हो रही है, ये कमेंट सिर्फ एक लाइन में होता है। जैसे ये देखें, दिस इज अ कमेंट लाइन, ये 2 लाइनें लगी हुई है, 2 स्लैशेस लगे, विच मींस किसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो सोर्स कोड का हिस्सा नहीं, वो सिर्फ एक कमेंट है। जैसे ये देख लें, ये सारे के सारे कमेंट्स हैं, ये सोर्स कोड का हिस्सा नहीं होते। उसके बाद आ जाते हैं जी मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? अब इन कमेंट्स के अंदर एक से ज्यादा लाइंस होती है। इनकी स्टार्टिंग जो है वो इससे होती है, स्टैरिक, स्लैश, और इसका जो एंड है वो इसका उलट होता है, यानी कि स्लैश और स्टैरिक। यानी कि स्टैरिक स्लैश से स्टार्ट होते हैं और एंड इसका उलट होता है स्लैश और स्टैरिक, जो ये बताते हैं कि ये मल्टी लाइन जो है वो कमेंट है। जैसे यहाँ पे आप देखें स्लैश स्टैरिक, इसका मतलब ये कि इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो सोर्स कोड का हिस्सा नहीं है, वो मल्टी लाइन कमेंट है। तो देखिए आगे जो है वो कमेंट्स लिखे हुए हैं कोड के बारे में। और फिर एंड पे स्टैरिक और स्लैश है, विच मींस कि यहां पर आके जो कमेंट है वो खत्म हो गया है और ये कोड का हिस्सा नहीं है। इसकी एग्जांपल आप यहां पर ये देखें, ये एक एग्जांपल यहां पर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ गया जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद आ गया जी हमारी हेडर लाइन, और उसके बाद जनाब अब ये देखें 2 स्लैशेस आ गए, विच मींस के ये कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद देखिए हैश स्टैरिक और स्टैरिक हैश, इसके अंदर ये जो कुछ लिखा हुआ ये मल्टी लाइन कमेंट है और ये कोड का हिस्सा नहीं है। ओके जी, फर्दर अब हम बात करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स की। व्हाट आर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट? एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। वेरिएबल कहते हैं क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो एग्जीक्यूशन के दौरान जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाए उसको हम वेरिएबल कहते हैं, वो चेंज होने वाला क्वांटिटी। ए वेरिएबल जो है वो असल में स्टोरेज या मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल असल में इंडिकेट कर रहा होता है कि वो कंप्यूटर की मेमोरी की कौन सी लोकेशन पर एग्जीक्यूट हो रहा है या कंप्यूटर मेमोरी की किस लोकेशन को वो एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर रहा है। तो इस तरह से जो वेरिएबल्स हैं वो डाटा स्टोर करते हैं और ये टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, यानी कि ये रैम या रोम के ऊपर स्टोर होते हैं और सिर्फ जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक उसकी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उस मेमोरी को लीव कर देते हैं। और वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है जब प्रोग्राम जो है वो खत्म होता है। यानी कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एक स्पेसिफिक लोकेशन को अटेन करते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, और जैसे प्रोग्राम की एंड होता है तो ये उस मेमोरी को लीव कर देते हैं और ये इंडिकेट करते हैं उस लोकेशन को जहां पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो ये जो एक्सटर्नल बॉक्स आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है कंप्यूटर की मेमोरी को, और उसके बाद ये जो अंदर छोटा बॉक्स देख रहे हैं ये लोकेशन ऑफ द वेरिएबल को बताता है, और यहाँ ऊपर जो है वो वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो उसका वेरिएबल का कंटेंट है, जो कुछ भी उसका होगा। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएबल्स की टाइप्स की बात करें तो वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और कैरेक्टर वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ये न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि नंबर्स जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, जैसा कि सम, एन, मार्क्स, विड्थ, यानी कि इन सब वैल्यूज का जो आंसर होगा वो कोई ना कोई नंबर होगा। इट कुड बी एन इंटीजर, इट कुड बी अ फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज क्या होती है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर वेरिएबल,
करेक्टर वेरिएबल जो है ये वैल्यूज होती है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो करेक्टर्स को डिपेंड करती हैं। ये अब एक सिंगल करेक्टर भी हो सकता है या स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर भी हो सकता है। स्ट्रिंग क्या होती है, सिंगल करेक्टर क्या होता है, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। जैसा कि कोई वेरिएबल, उनका नाम, अब नेम में देखें एक से ज्यादा वेरिएबल है, इनको स्ट्रिंग कहते हैं, और सॉरी एक से ज्यादा जो करेक्टर्स हैं, तो ये सिंगल करेक्टर नहीं है, मल्टी करेक्टर है। जेंडर, ये भी स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स है, तो ये करेक्टर वेरिएबल्स कहलाते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स के बाद इसका उलट है जी, वो है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जिस तरह वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती थी, कांस्टेंट की वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। अ लिटिल कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट टाइप्ड डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में डायरेक्टली टाइप होती है और प्रोग्राम में जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां पर अपीयर होती है, और ये कोई भी कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, इसका मतलब ये कि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज डिस्प्ले होगी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें देखें, प्रिंट एफ, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट, ये कुछ भी शो नहीं होगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। शो क्या होगा? पाकिस्तान जिंदाबाद, विच मीन कि ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके जी, जैसे कि इसमें आप देख लें कि जो इंटीजर एज है वो 19 है। अब 19 एक फिक्स नंबर है, ये लिटरल कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, ये जो परसेंटेज है ये फ्लोट वेरिएबल है, और इसकी जो आगे वैल्यू है ये रियल कांस्टेंट है। इस तरह ये जो टोटल नंबर्स हैं ये इंटीजर वेरिएबल है, 16 ये उसका इंटीजर कांस्टेंट है। इस तरह ये जो करेक्टर 1 है ये करेक्टर वेरिएबल है और ये करेक्टर कांस्टेंट है। इस तरह ये जो नेम है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, और ये जो अली है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, वेरिएबल्स को लिखने के जो रूल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज दे मस्ट ऑलवेज बिगिन विद द लेटर, ऑल्दो सम सिस्टम्स परमिट अंडरस्कोर एज द फर्स्ट कैरेक्टर। कि ये हमेशा जो है वो लेटर से स्टार्ट होंगे, ए बी सी वगैरह या किसी इंटीजर से स्टार्ट होंगे, बट कुछ जगह पर अंडरस्कोर, मतलब ये जो लाइन होती है अंडरस्कोर, ये भी अलाउ हो सकती है फॉर द स्टार्ट ऑफ अ variable. The length of a variable name depend upon the compiler of C, कि कंपाइलर के हिसाब से जो वेरिएबल की लेंथ है वो चेंज हो सकती है। ब्लैंक स्पेस इसमें अलाउ नहीं है। एक वेरिएबल के अंदर कीवर्ड जो है वो नहीं हो सकता, और इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैश, स्पेस, डॉट, कॉमा वगैरह नहीं हो सकता। अ वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट डाटा टाइप। यानी कि एक डाटा के लिए जो वेरिएबल आपने सेलेक्ट कर लिया है वो वेरिएबल दूसरे डाटा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी जरूरी चीज कि जो सी लैंग्वेज है ये बहुत ही ज्यादा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन कि इसमें जो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छी तरह से सेंस किया जाता है। एक लेटर को कैपिटल या स्मॉल लिखने की वजह से उसकी वैल्यू टोटल ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि ये पे है, इसमें आप देखिए पी कैपिटल है, और एक ये भी पे है, इसमें पी स्मॉल है। अब स्पेलिंग्स इनके सेम है, बट फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो इनका कैपिटल लोअर केस या अपर केस में है, तो इस अपर और लोअर केस की वजह से इन दोनों की वैल्यूज ही डिफरेंट है। ये दो अलग वेरिएबल जो है वो कंसीडर होंगे, चाहे इनकी स्पेलिंग जो है वो सेम है, एक केस डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्ज करें वेरिएबल है, ये लिखा हुआ जी NUM, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है? बिल्कुल एक वैलिड वेरिएबल है। उसके बाद है जी परफॉर्म, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। स्विच, ये एक इनवैलिड है क्योंकि स्विच जो है कि कीवर्ड है, स्विच कीवर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और हमें पता है कि कीवर्ड को हम वेरिएबल के तौर पर नहीं ले सकते। इस तरह आयशा, ये एक नाम है, ये वैलिड वेरिएबल है। इंटीजर, ये इनवैलिड है क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है, जो पीछे कीवर्ड्स हमने रिजर्व कीज पढ़ी थी उनमें इस्तेमाल हुआ था। कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड है, फिक्स है। अच्छा, 3 पार्क, ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसको स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं? 3 से, और हमने पढ़ा था कि वेरिएबल जो है वो फिक्स नंबर से या कांस्टेंट से स्टार्ट नहीं हो सकता। x-y, ये भी इनवैलिड है क्योंकि दरमियान में स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। रोल नंबर, ये भी इनवैलिड है क्योंकि दरमियान में स्पेस आ रही है, स्पेस भी अलाउ नहीं है। तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि कौन सी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है और कौन सी कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं
डाटा टाइप्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज, कि कितनी टाइप्स का डाटा जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वो बेसिकली 3 तरह का डाटा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल्स का, दैट इज इंटीजर जिसको INT से जो वो डिनोट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जिसको फ्लोट से या इसको डबल पर्सियन फ्लोटिंग पॉइंट या डबल से भी इंडिकेट किया जाता है, और तीसरा जी करेक्टर या CHAR से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। तो कंपाइलर जो वो इन 3 फंडामेंटल डाटा टाइप्स को वेरिएबल्स के लिए एक्सेप्ट करता है। इन 3 तरह के जो टाइप्स है आप इनको वेरिएबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वन बाय वन जरा इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स आर होल नंबर्स विद द मशीन डिपेंडेंट रेंज ऑफ वैल्यूज। ये एक होल नंबर्स है जो मशीन डिपेंडेंट नंबर वैल्यूज की रेंज को इंक्लूड करता है। एक अच्छी जो प्रोग्राम लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर सपोर्ट करता है बाय गिविंग कंट्रोल ऑन द रेंज ऑफ नंबर्स एंड द स्टोरेज स्पेस। कि एक जो प्रोग्रामर है वो अच्छी जब प्रोग्राम लैंग्वेज लिखता है तो उसमें वो रेंज नंबर की जो रेंज देता है, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स की जो रेंज वो प्रोवाइड करता है। सी हैज 3 क्लासेस ऑफ इंटीजर स्टोरेज नेमली शॉर्ट। अच्छा, अब जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर 3 क्लासेस हैं इंटीजर की। फर्स्ट वन इज शॉर्ट, सेकंड इज INT इंटीजर और थर्ड वन इज लॉन्ग। ऑल ऑफ दीज डाटा टाइप्स हैव साइंड एंड अनसाइंड फॉर्म्स, यानी कि इसमें साइंड और अनसाइंड दोनों तरह की फॉर्म्स हो सकती है। जो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। INT यानी कि पहले आप उसकी टाइप लिखेंगे इंटीजर की, फिर आप डिक्लेयर करेंगे उसको वेरिएबल, और लास्ट में कॉलन जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये कॉलन पे एंड होता है। जनरली नंबर ऑफ द बाइट्स सेट असाइड बाय द कंपाइलर। अच्छा जी, फर्दर मूव करते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स को कि इंटीजर जो है उसमें नंबर ऑफ बाइट्स 2 होती है, लॉन्ग के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स 4 होती है। ये जो अगर रेंज लिखी हुई है ना इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो बाइनरी नंबर सिस्टम है या बिट या बाइट सिस्टम है जो प्रोग्राम लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे वहां पर आपको इस नंबर ऑफ रेंज की जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल से मिल जाएगी। अच्छा जी, सेकंड है जी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट अ रियल नंबर विद 7 डिजिट पर्सियन। कि एक रियल नंबर 7 डिजिट्स तक का जो रियल नंबर है उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, और ये डिनोट किया जाता है कीवर्ड फ्लोट के जरिए। इसकी फ्लोटिंग पॉइंट की एक्यूरेसी जब इनसफिशिएंट हो तो हम डबल या लॉन्ग डबल जो नंबर है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका जो है वो ये है, फ्लोट वेरिएबल और आखिर में जो है वो कॉलन। इस तरह से आप फ्लोट वेरिएबल को जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन वो बाइट्स और उसकी रेंज है, इनको हम जो नेक्स्ट जहाँ पे हम उसकी रेंजेस की बात करेंगे वहां पे आपको उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तीसरी जो टाइप है दैट इज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर वेरिएबल कैन ओनली स्टोर 1 कैरेक्टर। अब 1 कैरेक्टर जो ABC कॉमा वगैरह वो उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, और उसकी डिक्लेरेशन क्या है? CHAR और आगे CH और आगे कॉलन। इस तरीके से हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम टाइप कास्टिंग पे। टाइप कास्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू एन अदर डाटा टाइप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइप कास्टिंग। यानी कि जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो डाटा टाइप कंपाइलर यही तो करता है कि लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वो डाटा की जो कन्वर्जन है फ्रॉम एक टाइप से दूसरी टाइप में उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब टाइप कास्टिंग 2 तरह की होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती है बाय द सी कंपाइलर। द ऑपरेंड्स जो है यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस है जो किसी एक नंबर पर किए जाने हैं, जो आपने उसको एक नंबर दिया उस पर जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं, इन अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप। अगर वो सिमिलर टाइप के नहीं होंगे तो जो डाटा की ऑपरेंड्स की डाटा की जो वैल्यू है वो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, वो उसको इन्वर्ट कर देगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास अपर एंड ऑपरेशन जो वो सिमिलर नहीं है तो आपने जो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन से पहले उसको आपने इस डायरेक्शन में लिखा था नीचे की तरफ, तो अगर आप हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक की तरफ, तो अगर अपेरेंट्स की जो ऑपरेशन है वो सिमिलर टाइप के नहीं होंगे तो ये देखिए वो उसको इन्वर्ट कर देगी, इसको लोएस्ट रैंक से अपर रैंक की तरफ ले जाएगी। इस तरह की जो टाइप कास्टिंग है उसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग
कहते हैं। दूसरे जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर करता है। जो इम्प्लिसिट थी वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, बट जो इम्प्लिसिट है ये डन की जाती है प्रोग्रामर की तरफ से। इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर, यानी कि प्रोग्रामर क्या करता है, कास्ट ऑपरेटर को अप्लाई करता है और कास्ट ऑपरेटर फिर कंप्यूटर को बताता है कि डाटा को किस तरह से कन्वर्ट करना है। इम्प्लिसिट जो थी वो कंपाइलर खुद ब खुद करता है जरूरत के हिसाब से, जो ऑपरेशन उसको दिए उसके हिसाब से, बट जो एक्सप्लिसिट है वो प्रोग्रामर परफॉर्म करता है बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर, और ये कास्ट ऑपरेटर कंप्यूटर को बताएगा कि उसने डाटा को एक टाइप से दूसरी टाइप में किस तरह से कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे सिंटैक्स जो है वो कास्ट ऑपरेटर जो यूज किए जाते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि टाइप एक्सप्रेशन। टाइप का मतलब ये इट शोज द डाटा टाइप टू विच ऑपरेंड इज टू कन्वर्टेड, ये डाटा टाइप को बता रहा है कि किस डाटा टाइप में इसको कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेशन जो है ये बताता है कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में जिसके डाटा टाइप को कन्वर्ट किया जाना है, यानी कि डाटा के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है, वो एक्सप्रेशन है, वो सारे का सारा एक्सप्रेशन जो बताएगा और उसको कुछ इस तरह से जो हम सिंटैक्स है उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसा कि उसकी एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको बताया जा रहा है कि किस तरह जो आप डाटा उसको परसेंटेज के हिसाब से डाटा को कन्वर्ट करना है। तो ये आपको एक्सप्लेन करता है प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर इसको इंप्लीमेंट करवाता है ये बताने के लिए कि किस तरह जो डाटा है उसको एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट किए जाना है। नेक्स्ट है जी कांस्टेंट क्वालिफायर। कांस्टेंट क्वालिफायर क्या है? कांस्टेंट क्वालिफायर इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्वालिफायर, जैसे हम कांस्टेंट के पीछे डेफिनेशन पढ़ चुके हुए हैं, तो कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए जो क्वालिफायर यूज किया जाता है उसको हम कांस्टेंट क्वालिफायर, और इसको डिनोट CONST, इससे इसको डिनोट किया जाता है। कांस्टेंट जो डिक्लेयर किया जाता है बाय स्पेसिफाइंग द नेम एंड डाटा टाइप, और इसको से किसी ना किसी वैल्यू के साथ, ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो किसी ना किसी वैल्यू के साथ इसको जो इनिशिएट किया जाता है। यहाँ पर उसकी जो है वो उसको डिक्लेयर करने का तरीका बताया गया कि किस तरह आप उसको कोड के अंदर डिक्लेयर करेंगे। कांस्टेंट पहले आएगा, फिर उसके बाद उसकी डाटा टाइप आएगी, फिर आइडेंटिफायर आएगा और एंड पे उसकी वैल्यू आएगी। अब कांस्टेंट क्या है? ये कीवर्ड है जो कांस्टेंट को डिफाइन करता है। डाटा टाइप क्या है? ये इंडिकेट करेगा कि कांस्टेंट का डाटा जो है वो किस टाइप का है। आइडेंटिफायर जो है वो उस कांस्टेंट का जो नेम है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो वैल्यू है वो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी जिससे कांस्टेंट जो वो इनिशियलाइज हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देख लें आप, कांस्टेंट इंटीजर n इज इक्वल टू 100, इसमें आप देख सकते हैं ये जो वो कीवर्ड है इंटीजर, उसकी डाटा की टाइप है, ये n उसका आइडेंटिफायर है, उसका नाम है, और एंड पे जो 100 है ये उस इंटीजर की वैल्यू है। तो इस तरह से आप कांस्टेंट इंटीजर को उसको सिंटैक्स के अंदर जब वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह अब हम देख लेते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल के, वेरिएबल को कैसे आप डिक्लेयर और इनिशिएट करेंगे। अच्छा, वेरिएबल को इनिशिएट करने का तरीका ये देखें, डाटा टाइप लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यानी कि आप सिर्फ उसमें उसके डाटा की टाइप को बताएंगे और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स उसके बाद दे देंगे। यानी कि डाटा टाइप ये स्पेसिफाई करेगा कि वेरिएबल का डाटा किस तरह का, वो इंटीजर है, वो फ्लोट पॉइंट है, जो क्या है, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल जो है ये उन वेरिएबल की लिस्ट को प्रोवाइड करेंगे जो आप वहां पर लगाना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो स्टेटमेंट के अंदर आप उसकी वैल्यूज को लिख देंगे। जैसे कि यहां देखें इंटीजर ABC XYZ DC। अब देखिए स्टार्ट में जो वेरिएबल की टाइप आ गई इंटीजर, और उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल है, ABC है या XYZ है या D है या S है। तो इस तरह आप स्टेटमेंट के अंदर जो वेरिएबल है उसको दिखा सकते हैं। अब उन वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है, उसके लिए आप उन वेरिएबल्स को नंबर्स दे देंगे जहां से आप उसको इनिशिएट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सी ABC, तो यहाँ पर आपने उनको वैल्यूज दे दिए A60 B43 C77। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन जो आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।